नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश। नमस्कार। आज हमारे पास भारत के अलग अलग कोनों से आ रही कुछ बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मिशन इन बिखरी हुई खबरों के पीछे छिपे एक पैटर्न को समझना है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? हम देखेंगे कि कैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नए नए समाधान तलाशे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ घटनाओं की एक सूची नहीं होगी, बल्कि भारत में जो एक नई सोच उभर रही है, ये उसकी एक झलक होगी। जी। तो चलिए सबसे पहले उस नींव से शुरू करते हैं जिस पर कोई भी देश खड़ा होता है, सुरक्षा। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। अब ये सिर्फ मतलब कैलेंडर की एक तारीख तो है नहीं, इसके पीछे एक जरूरत की कहानी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 1970 के दशक तक क्या था कि जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से नौसेना पर थी। अच्छा, पूरी तरह से नेवी पर। हाँ, लेकिन भारत की तटरेखा बहुत लंबी है और नौसेना को गहरे समुद्र में मतलब स्ट्रेटेजिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना था। राइट। तब ये महसूस किया गया कि तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और उथले पानी में सुरक्षा जैसे मामलों के लिए एक समर्पित बल की जरूरत है। एक डेडिकेटेड फोर्स की। एग्जैक्टली। और इसी जरूरत से 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल का एक तरह से जन्म हुआ। मतलब ये नौसेना के काम को कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरक के तौर पर बनाया गया था, एक विशेष भूमिका के लिए। जी। और आज इनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण हो गई है। वो कैसे? समुद्री सुरक्षा तो है ही, लेकिन अब इसमें आतंकवाद का मुकाबला, समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण और तेल रिसाव जैसी आपदाओं से निपटना भी शामिल है। अच्छा। जब कोई चक्रवात आता है या कोई जहाज डूब रहा होता है, तो सबसे पहले यही लोग खोज और बचाव के लिए पहुंचते हैं। इनका आदर्श वाक्य वयम रक्षामा, मतलब वी प्रोटेक्ट, इसी बात को दर्शाता है। बिल्कुल। और ये हर मायने में इस पर खरे उतरते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक संगठन समय के साथ अपनी भूमिका को विकसित करता है। तो ये तो हुई देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा की बात। अब देश के भीतर चलते हैं। जी। उत्तराखंड की तरफ, जहां एक पहाड़ी राज्य संपर्क और अवसरों की नई सीमाएं लांघ रहा है, उन्हें एक बड़ा सम्मान मिला है। जी, उत्तराखंड को विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम का पुरस्कार मिला है। विंग्स इंडिया 2026 ये हैदराबाद में हुआ था, है ना? हाँ, बेगमपेट हैदराबाद में। जब हम एविएशन इकोसिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ हवाई अड्डे या हेलीपैड बना देना तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत व्यापक शब्द है। अच्छा। सोचिए, एक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक प्रशिक्षित पायलट, रख रखाव के लिए इंजीनियर, एक हेलीपैड, ग्राउंड स्टाफ और उस हेलीपैड तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें। हाँ, ये तो पूरी एक चेन है। एविएशन इकोसिस्टम इन सभी चीजों का एक मिला-जुला नेटवर्क है और उत्तराखंड इसी पूरे नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, भूगोल। बिल्कुल। उत्तराखंड में कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़क मार्ग से पहुंचना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला है। खासकर आपदा के समय या मेडिकल इमरजेंसी में हवाई सेवाएं जीवन रक्षक साबित होती हैं। सही बात है। और दूसरा कारण है अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है, खासकर चारधाम यात्रा। हाँ, धार्मिक पर्यटन। तो बेहतर हवाई संपर्क का मतलब है कि ज्यादा पर्यटक आसानी से और कम समय में आ सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। यानी ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों के जीवन और आजीविका से जुड़ा हुआ है। जी हाँ। एक तरफ जहां उत्तराखंड हवाई रास्तों से दूरियां कम कर रहा है, वहीं पूर्वोत्तर में असम जमीनी स्तर पर लोगों की आर्थिक मुश्किलों को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, असम सरकार ने मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना। जी। इस योजना के तहत चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को 5,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। चाय बागान के मजदूर ही क्यों? इस समूहों पर विशेष ध्यान देने की कोई खास वजह? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, असम के चाय बागान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल है। लेकिन वहां काम करने वाले मजदूरों का जीवन हमेशा से बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। उनकी आय कम होती है और वे अक्सर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर रहते हैं। तो ये योजना सीधे उन तक पहुंचने का एक प्रयास है। हाँ, ताकि उन्हें कुछ तात्कालिक आर्थिक राहत मिल सके। 6,000 रुपए की एक मुश्त मदद से
उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो पाएगा? देखिए, इसे एक शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। निश्चित रूप से ये उनकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर मजदूरी जैसे मुद्दों पर लगातार काम करने की जरूरत होगी। लेकिन कई बार एक छोटी सी रकम भी किसी परिवार को एक बड़ी मुसीबत से उबार लेती है। जैसे कोई बीमारी का खर्च या बच्चों की फीस। बिल्कुल, तो ये एक राहत का उपाय है, सुधार का नहीं, पर एक जरूरी उपाय है। सही है। अब असम से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेघालय। हाँ, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस। जी, मेघालय के इन अद्भुत जीवित जड़ों के पुलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया गया है और ये खबर अपने आप में बहुत खास है। जब मैं जीवित पुल सुनती हूँ तो मेरे मन में एक कमजोर, नाजुक सी चीज की तस्वीर आती है। क्या ये सच में मजबूत होते हैं और ये बनते कैसे हैं? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब और भी ज्यादा। ये पुल बनाए नहीं बल्कि उगाए जाते हैं। उगाए जाते हैं? जी, खासी और जयंतिया जनजाति के लोग सदियों से यह कला जानते हैं। वे फाइकस इलास्टिका नाम के एक खास पेड़ की हवाई जड़ों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ने के लिए दिशा देते हैं। मतलब ये एक दिन या एक साल का काम नहीं है? इसमें दशकों, कभी-कभी 100 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। शुरू में ये जड़ें नाजुक होती हैं, लेकिन समय के साथ वे मोटी होती जाती हैं, आपस में गूंथकर एक मजबूत और ठोस ढांचा बना लेती हैं। कितना अद्भुत है ये। कुछ पुल इतने मजबूत होते हैं कि एक साथ 50 लोगों का वजन सह सकते हैं। और सबसे खास बात, क्या? सीमेंट के पुलों की तरह ये समय के साथ कमजोर नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। ये तो बायो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। प्रकृति और इंसान के बीच ऐसा तालमेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। सही कहा। ये पुल हमें सिखाते हैं कि विकास का मतलब हमेशा कंक्रीट का जंगल बनाना नहीं होता। यूनेस्को का नामांकन सिर्फ इन पुलों को ही नहीं, बल्कि उस पारंपरिक ज्ञान को भी सम्मान देता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मेघालय के ये पुल स्थानीय ज्ञान और आत्मनिर्भरता का एक अद्भुत उदाहरण है। और आत्मनिर्भरता की यही भावना हमें दक्षिण भारत में केरल से आ रही खबर में भी दिखाई देती है। जी, प्रधानमंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हाँ, ये उस पीएम स्वनिधि योजना का अगला पड़ाव है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। बिल्कुल। इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे क्रेडिट कार्ड से अलग बनाता है? इसका मकसद सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। अच्छा, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। सोचिए, एक रेडी वाले को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाता है? अक्सर किसी स्थानीय साहूकार या सूदखोर के पास, और जो बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता है। और उस कर्ज के जाल से वे कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। बैंकों से उन्हें लोन मिलता नहीं क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। सही बात है। ये क्रेडिट कार्ड इसी समस्या का समाधान है। जब वे इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और समय पर छोटा छोटा भुगतान करेंगे तो उनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होगी। उनका सिबिल स्कोर सुधरेगा। बिल्कुल, ये डिजिटल रिकॉर्ड बैंकों को ये भरोसा देगा कि ये व्यक्ति भरोसेमंद है। भविष्य में इसी रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें अपना काम बढ़ाने के लिए बैंकों से आसानी से और कम ब्याज पर बड़ा लोन मिल सकेगा। तो ये उन्हें सूदखोरों के चंगुल से निकालकर वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। जी हाँ, और यहाँ ये जानना भी जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से, कि पीएम स्वनिधि योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बिल्कुल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। वहां भी एक बहुत ही प्रगतिशील पहल देखने को मिल रही है जो समाज के एक ऐसे वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिस पर अक्सर खुलकर बात भी नहीं होती। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सरकारी अस्पतालों में मेनोपॉज क्लिनिक यानी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू किए हैं। ये सुनने में एक सामान्य स्वास्थ्य पहल लगती है, लेकिन मुझे लगता है इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम क्यों है? ये सिर्फ एक क्लिनिक खोलने की बात नहीं है, ये सामाजिक सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अच्छा। हमारे समाज में महिला स्वास्थ्य को अक्सर सिर्फ मातृत्व या गर्भावस्था से जोड़कर देखा जाता है। रजोनिवृत्ति, जो महिलाओं की जीवन का एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण चरण है, उससे जुड़ी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या उस पर बात करने में झिझक महसूस की जाती है। बिल्कुल, और इसीलिए महिलाओं को सही जानकारी और इलाज भी नहीं मिल पाता। इस चरण में हार्मोनल बदलाव के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और उनका असर उनके जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता होगा। जाहिर है, ये क्लिनिक एक सुरक्षित जगह प्रदान करेंगे जहां महिलाएं बिना किसी झिझक के अपनी समस्याओं पर बात कर सकती हैं और विशेषज्ञ सलाह ले सकती हैं। तो यह पहल महिला स्वास्थ्य को समग्र रूप से देखने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
जी हाँ, जो मानती है कि महिलाओं के जीवन के हर चरण का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की ये पहल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आधुनिक और संवेदनशील सोच का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने माया बंदर, जो कि अंडमान और निकोबार में है, वहां एक स्मार्ट फिशिंग हार्बर को मंजूरी दी है। यहाँ मेरा पहला सवाल इसी शब्द पर है, स्मार्ट। एक फिशिंग हार्बर स्मार्ट कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्मार्ट का सीधा मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे प्रोसेस को बेहतर, ज्यादा कुशल और मछुआरों के लिए फायदेमंद बनाना। अच्छा। आप सोचिए, एक पारंपरिक हार्बर में क्या होता है? नावें आती हैं, मछली उतारी जाती हैं और फिर लोकल बाजार में बिक जाती है। सब कुछ अनुमान पर चलता है। हाँ। एक स्मार्ट हार्बर में हर नाव में जीपीएस हो सकता है। मछुआरों को सैटेलाइट से मौसम की सटीक जानकारी मिल सकती है। मतलब सुरक्षा सबसे पहले, ये तो बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा तो है ही, साथ ही उन्हें यह भी पता चल सकता है कि समुद्र के किस हिस्से में मछली मिलने की संभावना ज्यादा है। इससे उनका ईंधन और समय दोनों बचेगा। वाह। और जब वो वापस आते हैं तो मछली रखने के लिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज होते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव है बिक्री में, एक डिजिटल नीलामी प्लेटफॉर्म। डिजिटल नीलामी मतलब देश में कहीं से भी कोई भी खरीदार बोली लगा सकता है? जी बिल्कुल। तो जो मछुआरा पहले सिर्फ एक लोकल एजेंट पर निर्भर था, उसे अब अपनी मेहनत का सबसे अच्छा दाम मिल सकता है। ये तो सच में पूरे खेल को ही बदल देने वाली बात है। सीधा सीधा उनकी आमदनी बढ़ेगी। हाँ, असली मकसद यही है, मछुआरों को सशक्त बनाना। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। वो क्या? चुनौती ये है कि क्या हमारे मछुआरे इस नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं? इसके लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी नहीं होगा, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग भी देनी होगी। ये बात तो बहुत जरूरी है। तकनीक बना देना एक बात है और उसे लोगों के लिए उपयोगी बनाना बिल्कुल दूसरी। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की लागत का भी जिक्र है? जी, इसकी कुल लागत है 199.24 करोड़ रुपए। 199 करोड़ रुपए? हाँ, और ये रकम बताती है कि ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा निवेश है, जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक सब कुछ शामिल है। और ये सब एक बड़ी योजना के तहत हो रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जी, पीएम मत्स्य संपदा योजना। और ये सिर्फ अंडमान तक सीमित नहीं है, ये एक पैन इंडिया मतलब पूरे भारत की योजना है। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन लाना। जैसे हरित क्रांति ने हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाया था, वैसे ही नीली क्रांति का उद्देश्य भारत को मत्स्य पालन में एक ग्लोबल पावर बनाना है। अच्छा, इस खबर में एक और नाम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी। हाँ, और उनका एक पूर्व नौसेना प्रमुख होना इस प्रोजेक्ट को एक अलग ही महत्व देता है। वो कैसे? देखिए, अंडमान निकोबार की एक सामरिक लोकेशन है। एडमिरल जोशी का अनुभव ये सुनिश्चित करता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी मजबूत हो। तो ये सिर्फ मछली पकड़ने का बंदरगाह नहीं, इसका एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। बिल्कुल। परीक्षा के नजरिए से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, पीएम मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सीधा जवाब है फिशरीज यानी मत्स्य पालन। चलिए, तो ये पहली खबर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब माइक्रो से मैक्रो की तरफ चलते हैं। जी, ऊर्जा की तरफ। हाँ, इंडिया एनर्जी वीक 2026। इसका आयोजन 27 से 30 जनवरी तक हुआ। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया, जो दिखाता है कि ये सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। इस साल की थीम मुझे बहुत दिलचस्प लगी, एनर्जी फॉर ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए ऊर्जा, ये तीनों शब्द एक साथ, क्या ये संभव है? मुझे तो इनमें एक तरह का अंतर्विरोध दिखता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी को एनर्जी ट्रायलेमा या ऊर्जा की त्रिविधा कहते हैं। इन तीनों में एक स्वाभाविक तनाव है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। पहला है ग्रोथ यानी विकास। भारत को अपनी फैक्ट्रियों के लिए, अपने शहरों के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और वो भी सस्ती। और सस्ती ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ऐतिहासिक रूप से कोयला रहा है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हम कोयले की बात करते हैं, हम तीसरे शब्द सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता के खिलाफ चले जाते हैं। क्योंकि कोयले से कार्बन उत्सर्जन होता है। तो फिर संतुलन कैसे बनेगा? भारत का जवाब है और। हम ये नहीं कह रहे कि कोयला बंद कर देंगे, हम कह रहे हैं कि कोयला इस्तेमाल करेंगे और साथ ही दुनिया में सबसे तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा को भी अपनाएंगे। मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हाँ, इन सब में भारी निवेश किया जा रहा है।
लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे हमारी ऊर्जा में रिन्यूएबल्स का हिस्सा बढ़ता जाए और कोयले पर निर्भरता कम हो। ये एक रात में नहीं होगा। समझ गए। तो ये हुआ ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का संतुलन। अब तीसरा कोना है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। इसका क्या मतलब है? पहले ऊर्जा सुरक्षा का मतलब था तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना। वो आज भी एक बड़ा हिस्सा है। पर अब इसके मायने बदल रहे हैं। हाँ, और इसके नए मायने भी हैं। जैसे अगर हम सोलर एनर्जी पर निर्भर हो रहे हैं, तो क्या हम सोलर पैनल बनाने के लिए जरूरी खनिजों के लिए किसी एक देश पर निर्भर हो रहे हैं? ये एक नई तरह की निर्भरता है। ये तो बहुत अहम बात है, मतलब एक निर्भरता से बचने के लिए दूसरी में ना फंस जाए। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है ग्रिड की सुरक्षा। हमारा पावर ग्रिड जितना डिजिटल हो रहा है, उतना ही साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। तो आज ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और अपने डिजिटल इंफ्रा को हैकर से बचाना। तो ये थीम असल में भारत की ऊर्जा नीति के सामने खड़ी 3 सबसे बड़ी चुनौतियों को दिखाती है। एकदम सही। और इंडिया एनर्जी वीक जैसे मंच पर इन्हीं चुनौतियों का हल खोजने पर मंथन होता है। एक और बात, ये कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? जो मंत्रालय फॉसिल फ्यूल्स के लिए जाना जाता है, वही सस्टेनेबिलिटी पर सबसे बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। ये विरोधाभासी लग सकता है, पर यही जमीनी हकीकत है। बदलाव की इस प्रक्रिया में इसी मंत्रालय की भूमिका सबसे अहम है। जो बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं, उन्हीं के पास तो इस बदलाव में निवेश करने के लिए पैसा और विशेषज्ञता है। अच्छा, मतलब उन्हीं को इस बदलाव का नेतृत्व करना होगा। जी, उन्हीं को अपनी रिफाइनरियों को भविष्य के ईंधन जैसे बायोफ्यूल या ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए तैयार करना होगा। ये एक प्रबंधित तरीके से होने वाला बदलाव है। तो दोस्तों, ये थे 1 फरवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इन्हें समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।